हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। तो आज हम लोग सिक्स क्लास की सिविक्स शुरू कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी भी मैंने शुरू कर रखी है, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। ये जो सीरीज़ होगी ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके काम आएगी। इसी के साथ साथ अगर आप सिक्स क्लास में भी हो तो भी ये सीरीज़ आपके काम आएगी। सबसे पहला चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, मतलब विविधता की समझ। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम जानेंगे डाइवर्सिटी का मीनिंग, डाइवर्सिटी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, क्या डाइवर्सिटी की वजह से हमारे देश में यूनिटी है या नहीं है, क्या डाइवर्सिटी हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐड ऑन करती है, क्या डाइवर्सिटी से हमारी ज़िंदगी बेहतर बनती है, हम किस तरीके से एक दूसरे से अलग होते हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, इन सब तमाम चीज़ों को हम यहाँ पर जानेंगे। तो चलिए अपना चैप्टर अब शुरू करते हैं। Look around you in the classroom. Do you see anyone who looks exactly like you do? देखो, आप अपनी क्लासरूम में चारों तरफ देखो और अब आप ये समझने की कोशिश करो कि क्या कोई आपके जैसा एग्जैक्टली दिख रहा है। तो आपका आंसर क्या आएगा? नो, एग्जैक्टली तो कोई भी आपके जैसा नहीं दिख रहा। सो इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। तो इस चैप्टर में बच्चों आप यही समझोगे कि लोग एक दूसरे से अलग होते हैं बहुत सारे तरीकों से। Not only do they look different, but they might also belong to different regional, cultural and religious background. That means कि लोग एक दूसरे से different दिखते ही नहीं, इसके साथ साथ उनका बैकग्राउंड भी अलग होता है, जैसे कि रिलीजियस बैकग्राउंड एंड रीजनल बैकग्राउंड। रीजनल बैकग्राउंड मतलब क्या हुआ? एरिया, कि सब लोग अलग अलग एरिया, अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं। कल्चरल बैकग्राउंड मतलब सबकी अपनी संस्कृति अलग होती है, सबका अपना रिलीजियस बैकग्राउंड अलग है, सबका धर्म अलग है, जैसे कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिखिज्म को फॉलो करता है, राइट। एंड दीज डिफरेंसेस एनरिच आवर लाइव्स इन मैनी वेज। सो ये जो डिफरेंसेस हम पढ़ रहे हैं ना, जैसे कि रीजनल डिफरेंसेस, कल्चरल डिफरेंसेस, रिलीजियस डिफरेंसेस, इन डिफरेंसेस की वजह से हमारी लाइफ में एनरिचमेंट आती है। मतलब हमारी लाइफ में एक जायका या ये कह लो फ्लेवर ऐड होता है, और जिससे हमारी ज़िंदगी में एक नए तरीके का फ़न, एक नए तरीके का एंथुजियाज्म ऐड हो जाता है। ठीक है, अब इस लाइन को मैं इस तरीके से आपको समझा सकती हूँ कि देखो, जब आप अलग अलग कल्चर के लोगों से मिलते हो, अलग अलग धर्म के लोगों से मिलते हो, तो इससे हमें दुनिया की समझ होती है, दूसरे धर्म की, दूसरे कल्चर की समझ होती है, हमें लोगों के पहनावे का पता चलता है, हमें लोगों की हैबिट्स का पता चलता है, लोगों के सोचने के तरीके का हमें पता चलता है। इससे कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में कुछ फ्लेवर ऐड होता है। ओके, नाउ ऑल दीज डिफरेंट पीपल, मतलब लोग अलग अलग हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, अलग अलग कल्चर से, अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं। तो इससे हमारा प्यारा भारत एक डाइवर्स कंट्री बन जाता है। तो हम इस चैप्टर में अब क्या क्या पढ़ेंगे? हम जानेंगे कि व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइव्स। दैट मीन्स कि डाइवर्सिटी हमारी ज़िंदगी में क्या कुछ नया ऐड करती है, इससे हमारी ज़िंदगी किस तरीके से बेहतर होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम समझेंगे। हाउ डज़ इंडिया बिकम लाइक दिस, कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री कैसे बना, और क्या हर एक डिफरेंसेस डाइवर्सिटी का पार्ट है, और क्या डाइवर्सिटी एक यूनिटी का पार्ट है। इन सब तमाम क्वेश्चंस का आंसर हम इस चैप्टर में देखेंगे। देखो, अगर मैं आपको डाइवर्सिटी का अब मीनिंग समझाऊं, क्योंकि अभी हमने इतना पैराग्राफ तो पढ़ लिया, तो अब हमें एक अंदाज़ा लगाकर चलना है कि डाइवर्सिटी मतलब होता है कि इंडिविजुअल यूनिकनेस, कि हर एक इंडिविजुअल यूनिक होता है हर दूसरे इंडिविजुअल से, और बहुत सारे डायमेंशन में, जैसे कि एथनिसिटी, जेंडर, सबका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस अलग है, सबके फिजिकल एट्रीब्यूट्स अलग हैं। फिजिकल एट्रीब्यूट का मतलब कॉम्प्लेक्शन, स्किन कलर, बालों का टेक्सचर, हाइट, राइट। एंड इसके अलावा फिजिकल एबिलिटी, पॉलिटिकल बिलीफ, आइडियोलॉजी, मतलब आपका सोचने का तरीका वो दूसरों से अलग है, आपके खान पान अलग हैं, आपका कल्चर डिफरेंट है, आपका धर्म अलग है, आपकी हैबिट्स अलग हैं, आपका पहनावा अलग है, क्योंकि आपका पहनावा आपके धर्म और कल्चर के अकॉर्डिंग होता है, राइट। एंड आपका सोचने का तरीका अलग है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी का पार्ट हैं। यहाँ पर आप एक बार ये तीनों ड्राइंग देख लो, इन तीनों ही ड्राइंग के बारे में आप आगे अभी पढ़ोगे। देखो, तीनों ही ड्राइंग क्या ये सिमिलर हैं या इनमें डिफरेंसेस हैं,
है ना, इसमें डिफरेंसेस है। तो यही डिफरेंस जो है डाइवर्सिटी को शो करता है। 3 children around your age have drawn the figures above. 3 बच्चों ने, ये ऊपर जो मैंने आपको अभी पिक्चर्स दिखाए वो तीनों ही फिगर्स इन 3 बच्चों ने ड्रॉ किए हैं। यूज़ द एम्प्टी बॉक्स टू ड्रॉ योर ह्यूमन फिगर टू। अब आपको क्या करना है कि आप यहाँ पर एक ड्राइंग बनाकर देख सकते हो ह्यूमन फिगर की। जैसे यहाँ पर ये तीनों पिक्चर बनी हुई है ना, ऐसे ही आप अपने इमेजिनेशन से एक ह्यूमन फिगर बनाना और फिर देखना कि क्या आपकी ड्राइंग इन तीनों ही फिगर से मैच करती है, क्या सिमिलर है आपकी ड्राइंग इन तीनों फिगर्स से। नाउ द चांसेस आर दैट योर ड्राइंग इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3। ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि आपकी जो ड्राइंग है वो इन तीनों ही पिक्चर से, इन तीनों ही ड्राइंग से डिफरेंट हो सकती है। इनफैक्ट आपकी ड्राइंग ही नहीं बल्कि ये तीनों जो ड्राइंग है ना, ये भी एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं। एंड दिस इज़ बिकॉज ईच ऑफ वन हैज़ अ यूनिक डिफरेंट स्टाइल। और ये डिफरेंसेस इसीलिए हैं क्योंकि हम सभी का ड्राइंग स्टाइल बिल्कुल अलग है, एक दूसरे से यूनिक है। सो जिस तरीके से सबका ड्राइंग स्टाइल अलग है उसी तरीके से सब लोगों का रंग रूप अलग है, स्किन टेक्सचर अलग है, फिजिकल एट्रीब्यूट्स अलग हैं, लैंग्वेज अलग है जो हम बोलते हैं, कल्चरल बैकग्राउंड्स अलग हैं, रिलीजियस रिचुअल्स अलग हैं। ठीक है, सो जिस तरीके से हमारी ड्राइंग अलग है उसी तरीके से हमारा रंग रूप, खाना पीना, सोचने का तरीका, हमारी हैबिट्स, सब कुछ अलग होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। फिल आउट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ। अब आपको अपने क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर देने हैं। व्हेन आई गो आउट आई लाइक वेयरिंग, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, मतलब आपको किस तरीके के कपड़े पहनने पसंद है, आप घर पर किस तरीके की भाषा बोलते हो, आप अपनी मदर टंग में बात करते हो या अदर लैंग्वेजेस में बात करते हो। ठीक है, जैसे कि मैं हरियाणा से हूँ, सो आई बिलोंग टू हरियाणा, आई स्पीक हरियाणवी, राइट। सो ऐसे ही जो साउथ इंडियन होंगे वो अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे, जो अलग अलग रीजनल प्लेसेस पर लोग होते हैं वो अलग अलग लैंग्वेज से बात करते हैं। जैसे कि पंजाब के लोग जो होंगे वो पंजाबी बोलते हैं घर पे, राइट। माई फेवरेट स्पोर्ट इज़, अब आपको अपना यहाँ पर कौन सा स्पोर्ट आपको पसंद है, बैडमिंटन पसंद है, फुटबॉल पसंद है, आप यहाँ पर लिखेंगे। नाउ व्हाट आई लाइक टू रीड, मैं बुक पढ़ता हूँ, किसके बारे में, आप फिक्शनल बुक पसंद करते हो, नॉन फिक्शनल या थ्रिलर टाइप बुक्स आपको पसंद है, लव स्टोरीज पसंद है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। अब आपको क्या करना है कि आपको अब अपनी टीचर की हेल्प से इस लिस्ट को चेक कराना है कि क्लासरूम में क्या कोई और है जिसके आंसर आप लोगों के आंसर से बिल्कुल मैच करते हो। क्या कोई ऐसा है कि कोई भी लिस्ट में कोई एक लिस्ट का आंसर दूसरों के आंसर से बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करे। प्रोबेबली नोट, हो सकता है कि ऐसा ना हो। बट मैनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर्स, बट ऐसा भी हो सकता है कि किसी के आंसर आपके आंसर से मैच कर जाएं। जैसे कि अगर आप स्पोर्ट्स में क्रिकेट लिखते हो, क्या पता आपकी क्लासरूम में कोई ऐसा स्टूडेंट हो उसको भी क्रिकेट देखना पसंद हो। क्या पता आपको फिक्शनल बुक पढ़ना पसंद हो और आपकी क्लासरूम में एक दो बच्चे ऐसे हों जिनको फिक्शनल बुक पढ़ना पसंद हो। तो ऐसा हो सकता है कि आपके आंसर मैच कर जाएं एक दो लोगों से। एंड इसके अलावा जो आप लैंग्वेज बोलते हो, क्या पता आपकी क्लास में ऐसा बच्चा मिल जाए जो आपके ही स्टेट से बिलोंग करता हो और वो आपके वाली ही लैंग्वेज बोलता हो, राइट। सो कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं सिमिलैरिटी के। सो अभी तक आप ये चीज़ तो समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी भी होती है एंड डिफरेंसेस भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप अपनी क्लासरूम में जब चेक करोगे, क्रॉस चेक करोगे, तो आप पाओगे कि आपके आंसर जो हैं वो कुछ एक बच्चों से बिल्कुल मिलते जुलते हैं और कुछ एक बच्चों से बिल्कुल ही डिफरेंट हैं, राइट। सो यही एक डाइवर्सिटी का पार्ट है। नाउ वी विल टॉक अबाउट मेकिंग फ्रेंड्स। दैट मीन्स आपसे यहाँ पर एक ये क्वेश्चन पूछा है कि अगर आप फ्रेंड बनाते हो तो आप फ्रेंड बनाते वक्त क्या क्या चीज़ें सोचते हो। क्या आपके लिए ये चीज़ बहुत आसान है कि आपके सामने वाला बिल्कुल डिफरेंट पर्सन है, क्या आप उसे तब भी फ्रेंड बना सकते हो। तो इस चीज़ को जानने के लिए एक स्टोरी पढ़ते हैं और फिर इस बारे में बात करेंगे, इस बारे में सोचेंगे। यहाँ पर ना दो लड़कों की स्टोरी है। तो एक तरफ है ये लड़का जो अखबार बेचता है
और एक तरफ है ये लड़का जो साइकिल से यहाँ रोज़ जाता है, और ये लड़का भी यहीं पर अखबार बेचता है डेली बेसिस पर। और कहाँ पर है ये जगह है जनपथ क्रॉसिंग पर, क्योंकि ये काफ़ी बिजी इंटरसेक्शन है, यहाँ पर काफ़ी लोग आते जाते रहते हैं, तो इसीलिए ये न्यूज़पेपर बेचने वाला लड़का यहीं पर खड़ा रहता है। तो यहाँ पर जो ये साइकिल पर बैठा हुआ लड़का है, ये एक स्टोरी बताता है। ये कहता है कि जब भी मैं साइकिल से यहाँ जनपथ को क्रॉस करता हूँ तो एक लड़का जो अखबार बेचने वाला है वो हमेशा मेरे पीछे पीछे भागा भागा आता है, और हमेशा उसके हाथ में इंग्लिश पेपर होता है, एंड स्क्रीमिंग आउट द इवनिंग्स हेडलाइंस इन अ मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड। तो अब ये कहता है कि अखबार बेचने वाला लड़का जो है वो इवनिंग हेडलाइंस को ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर पढ़ता है, जैसे कि हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो ये ना एक तरीके की, मैं वैसे बता रही हूँ कि एक तरीके की ट्रिक होती है अखबार बेचने वालों की, क्योंकि कई बार ऐसे शॉकिंग न्यूज़ बोल देते हैं तो सामने वाला सुनने वाला अखबार लेने के लिए मजबूर हो जाता है। तो इसीलिए अखबार बेचने वाले हमेशा हेडलाइंस को ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं। तो वही बात ये यहाँ पर साइकिल वाला लड़का बता रहा है। This time I stopped by the pavement and asked for the Hindi paper. His mouth fell open. अब साइकिल वाला लड़का कहता है कि मैंने जैसे ही अपनी साइकिल रोकी और मैंने अखबार मांगा, और वो भी हिंदी न्यूज़पेपर मांगा, और जैसे मैंने हिंदी न्यूज़पेपर मांगा ना तो अखबार बेचने वाले लड़के का मुंह एकदम खुला का खुला रह गया, और उसने मुझसे पूछा, यू मीन यू नो हिंदी? दैट मीन्स क्या तुम हिंदी जानते हो? तो मैंने एकदम से कहा, ऑफ कोर्स, हाँ मैं जानता हूँ, और मैंने उसे अखबार के पैसे दे दिए। वाई, वट डू यू थिंक? और फिर मैंने पूछा, क्यों, तुमको क्या लगा? तो इतने में वो अखबार बेचने वाला लड़का कहता है, बट यू लुक सो अंग्रेज। तुमको देखकर ऐसे लगता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश जानते हो। यू मीन यू कैन रीड इवन हिंदी। सो यहाँ पर ये अखबार बेचने वाला लड़का कहता है, अगर आपने हिंदी अखबार मांगा है दैट मीन्स कि आप हिंदी पढ़ सकते हो। तो इतने में ये जो लड़का है साइकिल पे बैठा हुआ, ये इम्पेशेंटली होकर बोलता है, ऑफ कोर्स मैं हिंदी पढ़ सकता हूँ, इनफैक्ट मैं हिंदी बोल सकता हूँ, मैं हिंदी पढ़ सकता हूँ, एंड मैं हिंदी राइट कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ। और फिर मैंने कहा कि जो सब्जेक्ट्स मैंने स्कूल में पढ़े हैं उन सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट हिंदी था। अब इतने में वो लड़का पूछता है अखबार बेचने वाला, सब्जेक्ट्स, इसका क्या मतलब होता है? अब मैं उसे कैसे बताऊं कि सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, क्योंकि वह कभी स्कूल ही नहीं गया। लेकिन फिर भी मैंने उसे बताने की कोशिश की, वेल इट इज़ समथिंग। मैंने जैसे ही उसे बताना शुरू किया इतने में लाइट चेंज हो गई, मतलब अब ग्रीन लाइट हो गई थी, और ग्रीन लाइट हुई तो इसकी वजह से जितने भी लोग मेरे पीछे ट्रैफिक में थे उन सभी ने हॉन्क करना शुरू कर दिया, और इसीलिए आई लेट माई सेल्फ बी पुश्ड अलोंग विद द रेस्ट ऑफ द ट्रैफिक। इसलिए मुझे ट्रैफिक के साथ आगे चलना पड़ा और मैं उसे समझा नहीं पाया। द नेक्स्ट डे ही वॉज अगेन देयर। अब अगले ही दिन मैंने देखा कि वो अखबार बेचने वाला लड़का वहीं था। उसने मेरी तरफ स्माइल किया और मुझे हिंदी का न्यूज़पेपर पकड़ा दिया, और साथ ही कहा, भैया आपका अखबार, अब बताएं ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। अब जैसे ही मैंने उसके मुंह से ये इंग्लिश का वर्ड सब्जेक्ट सुना तो मुझे उसके मुंह से ये इंग्लिश का वर्ड सुनना बड़ा अजीब लगा, और इसका कुछ अलग मीनिंग निकल कर आया। जैसे कि यहाँ पर सब्जेक्ट का मीनिंग ये हो, टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स, ठीक है। तो यहाँ पर ना जैसे ही सब्जेक्ट वर्ड बोला उस अखबार बेचने वाले लड़के ने, तो साइकिल पर बैठने वाला जो लड़का है उसने इसका मीनिंग कुछ और समझा, क्योंकि उसके मुंह से ये वर्ड काफ़ी स्ट्रेंज लगा, और जैसे ही उसने ये वर्ड बोला तो ऐसे लगा जैसे कि टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स, कि किसी ने हम पर रूल किया हो, ऐसा कुछ इसका सब्जेक्ट का मीनिंग निकल कर आ रहा है। तो अब यहाँ पर ना आपको ब्रिटिश रूल को याद करना है। देखो, ब्रिटिशर्स जब यहाँ आए थे वो हम पर रूल कर रहे थे, हम उनके गुलाम थे, हम उनकी प्रजा थे, ठीक है। तो जब उन्होंने हम पर रूल किया था, जो भी वो रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉज वगैरह यहाँ पर बनाते थे, तो हमें उन रूल्स लॉज को फॉलो करना पड़ता था। सो वी वर सब्जेक्टेड टू द रूल्स मेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट हियर, ठीक है। क्योंकि ब्रिटिशर्स की जो अपनी गवर्नमेंट इन्होंने यहाँ बना रखी थी, तो वो जो भी रूल्स बनाते थे हम उन रूल्स को मानते थे। तो यहाँ पर ब्रिटिश के रूल को आपने याद करना है, ठीक है।
सो कुछ रेफरेंस दिया हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने उसे सब्जेक्ट का मीनिंग बताया कि सब्जेक्ट जो है ये वर्ड कुछ पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है। एंड ये कहने के बाद मैंने उससे पूछा कि क्या तुम कभी स्कूल नहीं गए? तो उसने कहा नेवर, मैं कभी स्कूल नहीं गया। बल्कि उसने बहुत ही प्राउड के साथ ये कहा कि मैं जब छोटा सा था तब से मैं काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही उस अखबार बेचने वाले लड़के ने ये कहा ना कि मैं छोटा सा था, तो उसने ना एक मेजरमेंट दिया कि मैं कितना छोटा था, कितनी हाइट का था। सो ही मेजर्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट माई साइकिल सीट, मतलब मेरी साइकिल सीट की तरफ हाथ लगाकर उसने कहा कि मैं इतना बड़ा था ना, तब से मैं काम कर रहा हूँ। पहले माई मदर यूज टू कम विद मी, पहले मेरी मदर मेरे साथ आती थी, काम करती थी, बट अब मैं अकेले ही काम करता हूँ। फिर मैंने उस लड़के से पूछा तुम्हारी मदर कहाँ है? लेकिन इतने में लाइट चेंज हो गई एंड आई वॉज ऑफ, और मुझे आगे चलना पड़ा। बट जैसे ही मैं आगे चल रहा था फिर भी उसने पीछे से कुछ चिल्लाकर समथिंग ऐसा कहा, शी इज़ इन मेरठ विद, कि वो मेरठ में हैं बट उनके साथ। इतने में उन जो वो अखबार बेचने वाला लड़का था उसकी आवाज़ ड्राउंड हो चुकी थी ट्रैफिक की आवाज़ की वजह से, मतलब उसकी आवाज़ दब गई और ट्रैफिक की आवाज़ ज़्यादा आने लगी थी। ठीक है। उसने अगले दिन कहा माई नेम इज़ समीर, कि मेरा नाम समीर है। एंड मुझसे काफ़ी शाइली तरीके से पूछा व्हाट्स योर्स, कि आपका नाम क्या है। मेरे लिए काफ़ी इनक्रेडिबल था, मतलब विश्वास करने लायक नहीं था। इनक्रेडिबल मतलब अनबिलीवेबल, बिकॉज मेरा भी नाम समीर है, तो इसलिए मेरे को एकदम से विश्वास नहीं हुआ कि उसका भी नाम समीर है। एंड मेरी जो साइकिल थी, बाइसिकल, वो वोबल हो गई थी, मतलब थोड़ी सी डगमगा गई थी जैसे ही मैंने उसका नाम सुना। और उसने जब मेरा पूछा तो मैंने कहा मेरा नाम भी समीर है। अब उसने कहा व्हाट, और इसी के साथ साथ उसकी आंखों में एक चमक थी। मैंने कहा यस, मेरा नाम समीर है। और फिर मैंने उसे समीर का मीनिंग बताया। इट्स अनदर नेम फॉर हनुमान्स फादर, यू नो। क्या तुम जानते हो कि समीर का मतलब होता है हवा, पवन, और ये हम यूज़ करते हैं हनुमान जी के लिए। हम कहते हैं ना हनुमान जी को पवन पुत्र हनुमान। तो यहाँ पर मैंने उनको, समीर को मीनिंग बताया समीर का। तो यहाँ पर जो अखबार बेचने वाला लड़का है उसने कहा तो फिर अब तुम समीर एक हो और मैं समीर दो हूँ। ये बात किसने कही? अखबार बेचने वाले लड़के ने। उसने कहा कि तुम समीर एक हो, मैं समीर दो हूँ। एंड समथिंग लाइक दैट आई आंसर्ड एंड देन आई हेल्ड आउट माई हैंड। अब कुछ ऐसी ही बातें चल रही थी। मैंने अपना हाथ बाहर निकाला और मैंने कहा हाथ मिलाओ समीर दो। तो उसने अपना हाथ मेरे हाथों में रखा और ऐसे लगा जैसे उसका हाथ मानो एक छोटी सी चिड़िया मेरे हाथों में समा गई हो। एंड आई कुड स्टिल फील इट्स वॉर्म्थ एज आई साइकिल्ड अवे। अब जैसे ही मैं आगे की तरफ गया उसके हाथों की जो गर्माहट थी, जो वॉर्म्थ थी, वो मुझे अभी भी फील हो रही थी। नेक्स्ट डे समीर दो ने मेरी तरफ वो यूजुअल स्माइल नहीं की जैसे वो हमेशा किया करता था। इतने में उसने कहा कि मेरठ में काफ़ी परेशानी चल रही है एंड बहुत सारे लोग मेरठ में मारे जा चुके हैं क्योंकि मेरठ में राइट्स हो रहा है। राइट्स का मतलब होता है दंगे फसाद होना लोगों के बीच में। और मैंने एकदम से हेडलाइन की तरफ देखा तो हेडलाइन में था कम्युनल राइट्स। पहले ना हम कम्युनल राइट्स का मीनिंग करेंगे, फिर आगे की स्टोरी हम पढ़ेंगे। देखो, कम्युनल राइट्स को हिंदी में कहते हैं सांप्रदायिक दंगे, और ये दंगे होते हैं कि मैं तुमसे सुपीरियर हूँ और तुम मुझसे इन्फीरियर हो, इस बात पर होते हैं। जैसे कि एक धर्म वाले लोग कहेंगे दूसरे धर्म वाले लोगों को कि हम तुमसे सुपीरियर हैं, ये कहेंगे हम तुमसे सुपीरियर हैं, तो ये सुपीरियोरिटी के नाम पर दंगे हो जाते हैं। ऐसी सब जो बिलीफ हैं, ऐसी सब चीज़ें हैं, वो कम्युनल राइट्स के पीछे होती हैं। मतलब पीछे इन द सेंस इनकी वजह से कम्युनल राइट्स होते हैं। मैंने इतने में कहा बट समीर। इतने में जैसे ही मैंने बट समीर कहा उसने कहा आई एम अ मुस्लिम समीर, कि मैं एक मुसलमान समीर हूँ। और उसने कहा कि मेरी सारी फैमिली जो है वो मेरठ में है। और उसने जैसे ही ये कहा उसकी आंखों में आंसू आ गए और मैंने उसके शोल्डर पर हाथ रखा, उसके कंधों पर हाथ रखा और उसने ऊपर नहीं देखा मेरी। अगली बार वो क्रॉसिंग पे, मतलब चौराहे पर मुझे खड़ा हुआ नहीं दिखा
और अगले दिन क्या, वो मुझे कभी वहाँ पर खड़ा हुआ नहीं दिखा। और अब मुझे कोई भी न्यूज़पेपर, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश न्यूज़पेपर हो, कोई भी मुझे ये नहीं बता सकता था कि समीर 2 कहाँ चला गया। नेम 3 वेज इन विच समीर 1 एंड समीर 2 वर डिफरेंट। आपको यहाँ पर 3 चीज़ें बतानी हैं जिसकी वजह से समीर 1 एंड समीर 2 का डिफ्रेंशिएशन आप कर पाएँ। डिड दीज डिफरेंसेस प्रिवेंट देम फ्रॉम बिकमिंग फ्रेंड्स। अब आपको बताना है क्या इन डिफरेंसेस की वजह से क्या वो एक दूसरे के दोस्त नहीं बन सकते थे। समीर 1 इंग्लिश अच्छे से जानता था, समीर 2 हिंदी अच्छे से बोलता था, लेकिन दोनों फिर भी एक दूसरे से डिफरेंट लैंग्वेजेस होने के बावजूद भी कम्युनिकेट करते थे, एक दूसरे से बात करते थे, क्योंकि उनके लिए एक दूसरे से बात करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। समीर 1 एंड समीर 2 दोनों के रिलीजियस बैकग्राउंड, कल्चरल बैकग्राउंड्स डिफरेंट थे। जैसे कि समीर 1 हिंदू था एंड समीर 2 मुस्लिम था। अब दोनों के जो ये रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड का अलग होना जो है, ये किसका पार्ट है, ये है डाइवर्सिटी का एक एस्पेक्ट। तो अब ना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि डाइवर्सिटी में, हमने फर्स्ट पेज पे पढ़ा था ना कि हम इस चैप्टर में ये जानेंगे कि डाइवर्सिटी में क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं और क्या क्या नहीं आते। मतलब कौन सी ऐसे डिफरेंसेस है जो डाइवर्सिटी का एस्पेक्ट है, कौन सा ऐसा डिफरेंस है जो डाइवर्सिटी का एस्पेक्ट नहीं है। तो डिफरेंट रिलीजियस एंड डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड जो है वो एक एस्पेक्ट होता है डाइवर्सिटी का। अब आगे ये भी बताया हुआ है कि डाइवर्सिटी का कौन सा एस्पेक्ट नहीं होता, मतलब कौन सा ऐसा डिफरेंट है जो डाइवर्सिटी के एस्पेक्ट में नहीं आता। ठीक है, अब आपको ना यहाँ पर बताना है कि समीर 1 हिंदू, समीर 2 मुस्लिम, इन दोनों, ये दोनों के जो फेस्टिवल्स है वो कौन कौन से, जैसे कि हम लोग दिवाली मनाते हैं एंड जो मुस्लिम्स होते हैं वो रोज़ा रखते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इनके रिलीजियस एंड इनके कल्चरल डिफरेंसेस को लिखना है। अब यहाँ पर ना एक डिफरेंसेस और दिखाया है, वो ये है कि डाइवर्स रिलीजियस एंड डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड के अलावा समीर 1 समीर 2 में जो डिफरेंस है वो ये है कि समीर 1 स्कूल गया है, समीर 2 न्यूज़पेपर मतलब अखबार बांटता है। तो समीर 1 स्कूल गया है हमेशा और स्कूल से पढ़ा लिखा है, लेकिन समीर 2 को कभी स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, बल्कि वो अखबार बेचता है, वो कभी स्कूल नहीं गया। अब यहाँ बताया है कि ये जो डिफरेंस है क्या ये डाइवर्सिटी का एस्पेक्ट है या नहीं है, तो इस चीज़ को अब हम आगे जानेंगे। अब यहाँ पर आपको डिस्कस करना है कि समीर 2 स्कूल क्यों नहीं जाता था, और आप क्या सोचते हो कि क्या अगर वो स्कूल जाने के लिए सोचता या स्कूल जाना चाहता तो क्या उसके लिए ईजी होता स्कूल में जाना। एंड इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर ओपिनियन बताना है अपना कि क्या ये सही है कि कुछ बच्चे तो स्कूल जाते हैं और कुछ बच्चे स्कूल नहीं जाते। तो क्या ये चीज़ सही है आपकी राय में। जैसे कि समीर 2 वो स्कूल नहीं गया क्योंकि उसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली स्कूल जाने की। तो आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि जहाँ आप रह रहे हो वहाँ एरिया में कुछ लोग बहुत पुअर हैं, बहुत गरीब हैं, जिनके पास खाने के लिए इनफ फूड नहीं है, पहनने के लिए इनफ कपड़े नहीं हैं, समटाइम्स उनके पास एक जगह भी नहीं होती है रहने के लिए। तो जो ये डिफरेंस हम देख रहे हैं, ये जो डिफरेंस है ये एग्जाम्पल है इनइक्वालिटी का। एक सेकेंड, ये एग्जाम्पल है इनइक्वालिटी का। सो हियर वी आर टॉकिंग नॉट द डिफरेंस बट ऑफ इनइक्वालिटी। तो यहाँ पर हम ना डाइवर्सिटी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर हम इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं, असमानता की बात कर रहे हैं। Inequality comes about when a person doesn't have the resources and opportunities that are available to other persons. So inequality कब आती है, जब एक पर्सन के पास ना तो रिसोर्सेज हो ना ही कोई अपॉर्चुनिटीज़ हो जो दूसरे इंसान के पास हैं। ठीक है, असमानता कब आती है, जब एक इंसान के पास तो कोई भी रिसोर्सेज नहीं है, ना उसके पास पैसे हैं, ना उसके पास रहने के लिए घर है, और दूसरी तरफ देखो तो दूसरे लोगों के पास वो सारी के सारे रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी हैं। सो इसे हम कहते हैं इनइक्वालिटी। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि इनइक्वालिटी डाइवर्सिटी का एस्पेक्ट नहीं है। ठीक है, इनइक्वालिटी का यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया है, दैट इज कास्ट सिस्टम, मतलब जाति व्यवस्था।
सो कास्ट सिस्टम जो है वो भी इनइक्वालिटी का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि इस कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग सोसाइटी जो है वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में बटी हुई है, और हर हर एक कास्ट का, हर एक ग्रुप का अपना एक प्रोफेशन होता है, हर एक कास्ट का, हर एक ग्रुप का अपना एक वर्क होता है। सो इफ़ योर पेरेंट वर पोटर्स, दैट मीन्स कि अगर आप एक पोटर के घर में, कुम्हार के घर में पैदा हुए हो, तो आप एक पोटर ही बनोगे, कुछ और नहीं बन सकते। सो कास्ट सिस्टम में क्या होता था ना कि एंशियंट टाइम पर कास्ट सिस्टम इतना फैला हुआ था कि जो आप लोगों के ग्रुप का काम है वही काम आप करोगे जो आपके फादर सालों से करते आ रहे हैं या आपके एंसेस्टर सालों से करते आ रहे हैं, एंड यू वर नॉट सपोज टू चेंज दिस प्रोफेशन। ठीक है। या फिर इसके अलावा जैसे आप किसी गोल्ड स्मिथ के घर में पैदा हुए हो तो आप वही काम करोगे, आप कोई और काम नहीं करोगे। तो ये सिस्टम ना, कास्ट सिस्टम काफ़ी रिजिड था, ये इरिवर्सिबल था, मतलब कोई भी अपना प्रोफेशन चेंज नहीं कर सकता था, चाहे किसी में कितना भी टैलेंट हो। ठीक है। सो दिस क्रिएटेड द सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी। क्योंकि देखो, सपोज करो एक बिजनेसमैन का बेटा है, उसके पास वो टैलेंट नहीं है जो टैलेंट एक कुम्हार के बेटे के पास है, लेकिन इस कास्ट सिस्टम में क्या होता था कि कुम्हार का बेटा कुम्हार वाला ही काम करेगा और बिजनेसमैन का बेटा बिजनेस वाला ही काम करेगा। लेकिन यहाँ पर देखो टैलेंट को दबा दिया गया, क्योंकि यहाँ पर कुम्हार के बेटे के पास अच्छा खासा टैलेंट था, अच्छी खासी कैपेबिलिटी थी, एबिलिटी थी आगे बढ़ने की, लेकिन उसके टैलेंट को यहाँ पर दबा दिया गया। सो कास्ट सिस्टम की वजह से काफ़ी इनइक्वालिटी देखने को मिली, क्योंकि कास्ट सिस्टम की वजह से लोग अच्छे से पैसा नहीं कमा पाए, उनको वही प्रोफेशन करना पड़ता था जो प्रोफेशन उनके एंसेस्टर्स का था, तो लोगों को मौका ही नहीं मिला आगे बढ़ने का। तो ऑब्वियसली सी बात है, इनइक्वालिटी तो आएगी। कुछ लोगों के पास फिर रिसोर्सेज होंगे, कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं होंगे। अब जिनके टैलेंट दबा दिए जाएंगे, जिनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, तो उनके पास ना तो रिसोर्सेज होंगे क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। ऑब्वियसली सी बात है। सो इट विल क्रिएट अ रिफ्ट बिटवीन अमीर एंड गरीब। ठीक है। डाइवर्सिटी हमारी ज़िंदगी में क्या कुछ नया ऐड करती है, हमें क्या कुछ सिखाती है। देखो, जैसे कि समीर एक, समीर दो, दोनों ही फ्रेंड बन गए, हालांकि उनके कल्चरल एंड रिलीजियस बैकग्राउंड डिफरेंट थे। तो ऐसे ही आप देखना कि आप भी अपने फ्रेंड से अलग होंगे, और आप उनके घर भी गए होंगे, उनके घर का खाना खाया होगा, उनके फेस्टिवल सेलिब्रेट करे होंगे, उनके कल्चर देखे होंगे आपने, या वो जिस तरीके के कपड़े पहनते हैं उन कपड़ों को आपने ट्राई किया होगा, जो वो लैंग्वेज बोलते हैं उस लैंग्वेज को आपने सीखने की भी कोशिश की होगी। नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ द फूड दैट यू हैव ईटन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया। आप कहीं इंडिया में किसी ऐसे पार्ट में गए हो जहाँ पर आपके स्टेट से अलग फूड मिला हो, तो आपको वो लिस्ट यहाँ पर तैयार करनी है। जैसे कि देखो, राजस्थान में जाओगे तो आपको राजस्थान में दाल बाटी चूरमा देखने को मिलेगा। गुजरात में जाओगे तो गुजरात में आपको खांडवी होता है, आई थिंक खांडवी एंड ढोकला देखने को मिलेगा। सो सबके अपनी अपनी कुछ स्पेशलिटीज़ होती हैं। नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ द लैंग्वेज बिसाइड योर मदर टंग। अब आपको ना अलग लैंग्वेजेस की लिस्ट बनानी है अपनी मदर टंग को छोड़कर, क्योंकि वो तो आपको आती है। अब आपको पता होनी चाहिए कि आपके आसपास कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। जैसे कि देखो, पंजाब जाओगे पंजाबी बोली जाती है, हरियाणा जाओगे हरियाणवी बोली जाती है, गुजरात जाओगे गुजराती बोली जाती है, गोवा जाओगे गोवा में कोंकणी बोली जाती है। सो इसी तरीके से हर जगह जैसे जैसे आप रीजन चेंज करते जाओगे वैसे वैसे भाषा चेंज होती रहती है। और ज़्यादातर भाषाएं जो हैं ये ब्राह्मी लिपि से निकली हुई हैं, और हिंदी भी ब्राह्मी लिपि से निकली है, तो इसीलिए आप थोड़े थोड़े वर्ड हर एक लैंग्वेज के जानते होते हो। ठीक है। यहाँ पर डाइवर्सिटी की अब इम्पोर्टेंस बताई है। देखो, आप लोगों को स्टोरीज पढ़ना भी पसंद होगा, स्टोरीज सुनना भी पसंद होगा। आप लोग कुछ ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद करते होंगे जिसमें एडवेंचरस हो, जैसे कि एनिमल के बारे में, लोगों के बारे में, इवन भूतों के बारे में। आपको ऐसी स्टोरीज पढ़ना सुनना पसंद होगा। आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्हें स्टोरी बनाना भी पसंद होगा। तो ये जो लोग हैं, ऐसे लोगों को स्टोरीज़ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उन्हें हैप्पी फील भी होता है। इसी के साथ साथ स्टोरी पढ़ने के साथ साथ उनके पास आइडियाज़ आते रहते हैं नए नए।
एंड जो लोग स्टोरीज लिखते हैं वो आइडियाज़ लेते हैं डिफरेंट प्लेसेस से, बुक्स से एंड रियल लाइफ से, मतलब उनके आसपास क्या चल रहा है, एंड साथ ही साथ अपनी इमेजिनेशन से। सो इन सब चीज़ों से इंस्पायर होकर लोग स्टोरीज लिखते हैं। हर लोगों का स्टोरी लिखने का इंटरेस्ट अलग होता है। जैसे कि कुछ लोग जो फॉरेस्ट के पास में नज़दीक में रहे होंगे, उन्होंने एनिमल्स के बारे में लिखा होगा कि कैसे उन्होंने एनिमल से फाइट की, कैसे उनसे फ्रेंडशिप की। एंड कुछ लोगों को राजा रानियों के बारे में लिखना पसंद होगा, उनके रियल अकाउंट्स के बारे में लिखना पसंद होगा। कुछ लोगों को लव एंड ऑनर के बारे में लिखना पसंद होगा। एंड कुछ लोगों को अपनी स्कूल की यादों को संजोना पसंद होगा, उनको किताबों में वो उतार देते हैं। एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो एडवेंचर के बारे में लिखते हैं। ठीक है। So imagine if all the storytellers and writers that you have heard and read, मतलब आप इस चीज़ की कल्पना करो, इमेजिन करो कि जो भी स्टोरी टेलर्स हैं, जो भी राइटर्स हैं, अगर वो डाइवर्सिटी में ना रहें या एक ऐसी जगह पर रहें जो बिल्कुल एक ऐसा एकांत प्लेस हो, तो क्या होगा वहाँ पर? अगर डाइवर्सिटी नहीं होगी तो चीज़ें मोनोटोनस हो जाएंगी। जैसे कि देखो, अगर सभी लोग सेम कलर के कपड़े पहने और सिर्फ दो ही कलर को यूज़ करें, जैसे कि रेड एंड वाइट, सभी लोग डेली बेसिस पर एक ही तरीके का फूड खाएं, जैसे कि पोटैटोज़, एंड सभी लोग जो हैं वो दो ही एनिमल का देखभाल करें, जैसे कि डियर एंड कैट, एंड सभी लोग एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ दो ही गेम्स को खेलें, स्नेक्स एंड लैडर। अब आप देखो कि क्या लाइफ मोनोटोनस नहीं हो जाएगी? एक एक दो दो चीज़ रिपीट करते करते बिल्कुल बोरियत आ जाएगी ज़िंदगी में। सो डाइवर्सिटी क्या है ना, ये एक स्पाइस, एक फ्लेवर ऐड करती है लाइफ में। एंड यहाँ पर आप देखो कि डाइवर्सिटी की वजह से हमें तरह तरह की स्टोरीज़ जानने को मिलती है, क्योंकि स्टोरी टेलर्स जो होते हैं या राइटर्स जो होते हैं वो इस डाइवर्सिटी से ही या इसके एक्सपीरियंस से ही चीज़ें लिखते हैं। एंड व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज डू यू थिंक दे वुड राइट? और अगर डेली बेसिस पर ऐसे ही सेम चीज़ें होने लगे तो किस टाइप की स्टोरी लिखी जाएगी? ऐसी स्टोरीज जो आप देखना सुनना पसंद नहीं करोगे। और अगर देखो, अब ना आपने ये चीज़ देखी होगी कि आप लोगों का नए नए नॉवेल्स पढ़ने का मन करता है। क्यों पढ़ता है ये, क्यों मन करता है ये नए नए नॉवेल्स पढ़ने का? क्योंकि आपको पता है दुनिया में इतना कुछ है देखने के लिए कि हमारी उम्र कम पड़ जाती है, लेकिन हम सब कुछ देख नहीं पाते, राइट? सो ये जो चीज़ें ना, ये डाइवर्सिटी का पार्ट है, कि ये जो विविधता है ये डाइवर्सिटी का पार्ट है। लेकिन ध्यान रखना कि अमीरी और गरीबी ये डाइवर्सिटी का पार्ट नहीं है। हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हम लोग क्लास 6th की सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं एंड ये है फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट। हमने फर्स्ट पार्ट में क्या क्या पढ़ा था? हमने डाइवर्सिटी का मीनिंग जाना था, ये जाना था कि डाइवर्सिटी कितनी इम्पॉर्टेंट है, अगर डाइवर्सिटी नहीं होगी तो क्या होगा, एंड डाइवर्सिटी में कौन कौन से डिफरेंसेस आते हैं एंड कौन कौन से डिफरेंसेस डाइवर्सिटी का पार्ट नहीं है बल्कि इनइक्वालिटी का पार्ट है। ये सारी की सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब हम सेकंड पार्ट में जानेंगे डाइवर्सिटी इन इंडिया, कि हमारे भारत में जो डाइवर्सिटी है, जो विविधताएं हैं, उनको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बड़ा ध्यान से आपको ये चीज़ें सुननी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज़। हमारे देश में, हमारे प्यारे भारत में बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं। जैसे कि हम लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग भाषाएं, एग्जाम्पल के लिए कश्मीरी, मलयालम, मराठी, सिंधी, डोगरी, ठीक है। इसके अलावा हमारे यहाँ वेरियस टाइप ऑफ फूड मिलता है, मतलब अलग अलग यहाँ पर लोगों का खान पान है। जैसे कि आप महाराष्ट्र जाओगे तो वहाँ पर वड़ा पाव मिलेगा, पंजाब जाओगे तो मक्के दी रोटी सरसों दा साग मिलेगा, बिहार जाओगे तो आपको लिट्टी चोखा मिलेगा, एंड गुजरात जाओगे तो वहाँ पर ढोकला मिलेगा, हरियाणा जाओगे तो आपको घी, दूध, मक्खन ये सब मिलेगा। इसके अलावा हमारे देश में तरह तरह के फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। जैसे कि कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, जो मुस्लिम्स होते हैं वो ईद सेलिब्रेट करते हैं, जो क्रिश्चियंस होते हैं वो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, गुड फ्राइडे सेलिब्रेट करते हैं, एंड जो सिक्स कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो बैसाखी जो है इस फेस्टिवल को मनाते हैं। इस टाइम पर वो क्रॉप मतलब फसल की हार्वेस्टिंग करते हैं।
इसके अलावा जो हिंदूज़ हैं वो दिवाली, होली, मकर संक्रांति ये मनाते हैं। जो जैनिज़्म है वो महावीर जयंती मनाते हैं, राइट। सो इस तरीके से अलग अलग रिलीजन के लोग अलग अलग फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। हमारे यहाँ डिफरेंट रिलीजन्स को प्रैक्टिस किया जाता है, अलग अलग रिलीजन के लोग यहाँ पर हैं। मेजरली हमारे भारत में 8 मेजर रिलीजन को फॉलो किया जाता है, जिसमें से कुछ हैं हिंदुइज़्म, सिखिज़्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज़्म, ज़ोरोएस्ट्रियनिज़्म, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये जो भी मैंने आपको एग्जाम्पल बताए ये अपनी बुक के साइड में लिख लेना। बट एक्चुअली इफ़ यू थिंक अबाउट इट, लेकिन अगर आप ना बड़ी डीप थिंकिंग के साथ सोचें, मतलब अगर आप गहराई के साथ सोचें, वी डू मैनी थिंग्स दैट आर सिमिलर एक्सेप्ट दैट वी डू दैम इन डिफरेंट वेज। तो देखो हम इतनी डाइवर्सिटी तो देख रहे हैं, लेकिन इस डाइवर्सिटी को अगर हम गहराई से सोचें तो हमें ये समझने को मिलेगा कि हम सब लोग एक ही तरीके की चीज़ें करते हैं। वो अलग बात है कि हम सब लोगों का वो चीज़ करने का तरीका अलग होता है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम डांस फॉर्म को लें, तो डांस फॉर्म मतलब डांस, ये तो एक ही चीज़ हुई, बस इसको करने का तरीका अलग है। जैसे कि तमिलनाडु में आप जाओगे तो भरतनाट्यम होता है, केरला में जाओगे तो कथकली होता है, एंड आंध्र प्रदेश में जाओगे तो वहाँ पर कौन सा डांस फॉर्म है, कुचिपुड़ी। उड़ीसा में जाओगे तो ओडिसी, मणिपुर में जाओगे तो मणिपुरी, असम में जाओगे तो सत्रिया। तो आप समझ रहे हो कि हर जगह पर डांस फॉर्म अलग अलग है, पर है तो वो डांस का ही पार्ट ना। तो हम सब लोग करते एक ही चीज़ है, बट करने का तरीका अलग अलग होता है। अब क्वेश्चन है कि हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, कि हम डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं और डाइवर्सिटी आई कैसे। उससे पहले ये पैराग्राफ पढ़ते हैं। देखो अगर हम लगभग 200-300 साल पहले की बात करें तो हमारे देश में ना तो कोई रेलगाड़ी थी, ना कोई ट्रेन थी, ना कोई एरोप्लेन थे, ना ही बसेस थी, ना ही कार थी, ठीक है। लेकिन फिर भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। मतलब उस टाइम पर ऐसे व्हीकल नहीं थे, फिर भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। तो लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कैसे करते थे, या तो शिप्स के थ्रू, या फिर हॉर्सेस पर बैठकर, मतलब घोड़ों पर बैठकर, या कैमल्स मतलब ऊंट पर बैठकर जाया करते थे, या वो पैदल पैदल निकल जाया करते थे। वो बात अलग है कि जब ये जाया करते थे एक जगह से दूसरी जगह, या फिर ये सब कॉन्टिनेंट पे जब मूव किया करते थे, तो इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था, क्योंकि बीच में पानी भी होता था, माउंटेन्स भी आते थे, प्लेट्योज भी आते थे, अदर जो फिज़िकल फॉर्म है एनवायरनमेंट की, वो सारी चीज़ों का सामना इन्हें करना पड़ता था। बट फिर भी लोग माउंटेन की ऊंचाइयों पर चढ़कर एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, ठीक है। अगर आपने 6th क्लास की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा तो फर्स्ट चैप्टर को आप पढ़ना, आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आएगी कि लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे। और जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना लोग, तो वो अपने साथ खुद ही नहीं बल्कि अपना कल्चर भी लेकर जाते हैं, ठीक है। वो एक जगह से दूसरी जगह अपना कल्चर लेकर जाते हैं। आप कल्चर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आपकी आइडियोलॉजी, आपका बिहेवियर, इनफैक्ट आपके कपड़े, आपका खान पान, तो ये सारी की सारी चीज़ें कल्चर का पार्ट होती हैं। तो लोग जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वो अपना कल्चर लेकर जाते हैं, अपनी भाषा लेकर जाते हैं, राइट। अब इसके आगे, ठीक है। अब यहाँ पर बताया हुआ है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाया करते थे। जैसे कि इन सर्च ऑफ न्यू लैंड्स, नई लैंड को सर्च करने के लिए, नई नई ज़मीनों को सर्च करने के लिए। इसके अलावा कुछ लोग दूसरे प्लेसेस पर सेटल होने के लिए जाते थे। मे बी ऐसा हो सकता है कि लोगों के लिए जहाँ पर वो करंट प्लेसेस पर रहते थे वो प्लेसेस उनके लिए सूटेबल ना हो, तो वो ऐसी जगह ढूंढा करते थे जहाँ पर उनके लिए एनवायरनमेंट काफ़ी सूटेबल हो और लोगों की बेसिक नीड्स पूरी हों। तो नए सेटलमेंट के लिए भी लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया करते थे।
इसके अलावा लोग ट्रेडिंग की वजह से भी ट्रैवल किया करते थे, जो मर्चेंट्स थे या अदर पीपल थे, क्योंकि वो सामान बेचते थे, सामान खरीदते थे, तो इससे उनका पैसा बनता था, तो लोग ट्रेडिंग की वजह से भी एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। लेकिन एक जगह से दूसरी जगह जाने में एंड ट्रैवल करने में बहुत टाइम लगता था, तो इसीलिए जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे ना, तो वो वहीं पर रहने लग जाया करते थे काफ़ी लंबे समय के लिए, क्योंकि उस टाइम पर व्हीकल तो होते नहीं थे जैसा कि हमने पढ़ा। तो उस टाइम पर क्या होता था कि लोग पैदल जाते थे, कैमल पर जाते थे, हॉर्सेस का यूज़ करते थे, मतलब हॉर्सेस पर बैठकर जाते थे या फिर शिप्स पर जाते थे, राइट। तो इसीलिए जब वो इतने लॉन्ग प्लेसेस पर ट्रैवल किया करते थे तो वहाँ जाकर वो रहने लग जाया करते थे। मैनी अदर्स लेफ्ट देयर होम्स। अब कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने घर बार छोड़ दिए थे। रीज़न क्या था इसके पीछे? रीज़न था फैमीन, मतलब भूखमरी, एंड ड्रॉट, मतलब वहाँ पर सूखा पड़ गया था, तो इसी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। तो हम इस लाइन से क्या समझे कि जब कभी नेचुरल डिज़ास्टर हुए तो इसीलिए लोगों को अपने घर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। इसके अलावा लोगों के पास जब एक जगह पर जब ड्रॉट एंड फैमिन आएगा तो खाने के लिए इनफ फूड नहीं होगा, तो खाने की सर्च में भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। सम वेंट इन सर्च ऑफ वर्क। अब कुछ लोग काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, काम की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जाया करते थे। एंड अदर्स लेफ्ट बिकॉज देयर वॉज अ वॉर। अब जैसे जैसे आप हिस्ट्री पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि किस तरीके के ब्लड शेड यहाँ पर हुए हैं, तो आपको समझ में आएगा कि इन ब्लड शेड से बचने के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया करते थे। सो इस चीज़ को ध्यान रखना कि ये तो थे रीजंस कि लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों ट्रैवल करते थे, लेकिन जब लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे और कहीं जाकर सेटल होते थे ना, तो वहाँ पर ना वो अपना कल्चर साथ में लेकर जाते थे। अब समटाइम्स as they began to make their homes in new places, people began to change a little. अब लोग जैसे ही एक जगह से दूसरी जगह जाकर सेटल होने लगे, उन्होंने नई जगहों पर जाकर अपने घर बना लिए। अब उन्होंने घर बनाए तो वहाँ पर ना अलग अलग कल्चर के और लोग भी रहते थे, तो इसी वजह से लोग जो थे वो धीरे धीरे चेंज होने लगे थे। और कुछ लोग ऐसे थे जो अभी भी अपने ओल्ड वेज को अपनाते थे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या समझना है कि क्या होने लगा ना, धीरे धीरे लोग जब नए प्लेसेस पर जाने लगे तो वहाँ पर सभी लोग अपने अपने कल्चर को लेकर आ जाते थे, तो इससे हुआ ये कि लोग एक दूसरे के कल्चर को जानने लगे। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने कल्चर को नहीं छोड़ा, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने दूसरों के कल्चर को अडेप्ट किया, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने कल्चर को और दूसरों के कल्चर का मिक्स किया। ठीक है, अब इससे हुआ क्या, उनकी जो लैंग्वेज एंड उनके जो फूड, साथ ही साथ जो म्यूज़िक, रिलीजन, ये सब चीज़ें जो हैं वो मिक्स हो गई, ओल्ड भी एंड न्यू भी। मतलब देखो, ओल्ड का मतलब क्या हुआ, लोगों के जो अपने रहन सहन के तरीके हैं, जो उनके म्यूज़िक, रिलीजन है, उसके साथ साथ उन्होंने नए कल्चर को भी अपनाया, मतलब नए म्यूज़िक, नए रिलीजन एंड नए नए कल्चर को अपनाया, जिससे एक मिक्स कल्चर हो गया था। ठीक है, तो लोगों ने जब ओल्ड एंड न्यू दोनों ही कल्चर को अपनाया तो इससे क्या हुआ कि कल्चर्स का इंटरमिक्सिंग हो गया था। एंड केम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट। और जैसे ही कल्चर्स का इंटरमिक्सिंग हुआ, मतलब सबकी लैंग्वेज, फूड, म्यूज़िक, रिलीजन, आर्ट, ये सब चीज़ों का जब एक मिक्सचर हो गया ना, तो इससे हुआ ये कि कुछ नया निकल कर आया, जिससे हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐड हुआ और इससे हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा एनरिचमेंट हुआ, राइट। अगर हम बहुत सारे प्लेसेस की हिस्ट्री उठाकर देखें तो इन हिस्ट्रीज से हमें एक चीज़ समझ में आएगी कि हर एक प्लेसेस पर डिफरेंट डिफरेंट कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हैं, लेकिन इस अलग अलग कल्चरल इन्फ्लुएंसेस की वजह से वहाँ रहने वाले जो लोग हैं ना, उनकी लाइफ एंड उनके कल्चर को काफ़ी शेप मिली है। अब इन अलग अलग कल्चरल इन्फ्लुएंसेस की वजह से या डिफरेंसेस की वजह से वो रीजन्स काफ़ी डाइवर्स हो गई, क्योंकि यही तो डाइवर्सिटी है कि लोगों के कल्चर अलग है, लोगों का धर्म अलग है, लोगों के खान पान अलग हैं, राइट। और इसकी वजह से अलग अलग कल्चर
एंड अलग अलग रिलीजन, इसकी वजह से हमें हर एक प्लेसेस की एक यूनिक हिस्ट्री देखने को मिलती है। ठीक है। सिमिलरली डाइवर्सिटी तब भी आती है जब लोग अपने आप को या अपनी जिंदगियों को ज्योग्राफिकल एरिया के मुताबिक ढाल लेते हैं। ठीक है। देखो, लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, नए एरियाज़ में सेटलमेंट उनका हो रहा है, नए प्लेसेस पर वो अपना घर बना रहे हैं। तो लोग क्या करते हैं ना, लोग ज्योग्राफिकल एरिया की वजह से अपने आप को उस एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर लेते हैं या अपने आप को उस एनवायरनमेंट में ढाल लेते हैं। ज्योग्राफिकल एरिया का मतलब क्या हुआ? उस एरिया का नेचुरल वेजिटेशन, उस एरिया का क्लाइमेट, उस एरिया का एनवायरनमेंट। ठीक है। तो लोग अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं उस एरिया के मुताबिक। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जो समुद्री इलाके में रहने वाले लोग हैं उनकी ज़िंदगी बिल्कुल अलग है उन लोगों से जो माउंटेनियस एरिया में रहते हैं, मतलब जो लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कपड़ों की बात करें तो सी एरिया में रहने वाले लोग थोड़े से पतले और ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं क्योंकि यहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। जैसे कि महाराष्ट्र में देखो, गोवा में देखो, राइट। एंड इसके अलावा माउंटेनियस एरिया में रहने वाले लोग अपने आप को ढक कर रहते हैं क्योंकि वहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है। इसके अलावा अगर हम खाने की बात करें तो सी एरिया में रहने वाले लोग सी फूड खाते हैं एंड माउंटेनियस एरिया में रहने वाले लोगों का खान पान सी एरिया के रहने वाले लोगों से बिल्कुल अलग होता है। समझे आप मेरी बात? चलिए अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। Not only do people have different clothing and eating habits, but even the kinds of work they do are different. That means कि लोगों के clothing मतलब पहनावा, eating habits मतलब खान पान। तो लोगों के पहनावे और खान पान ही एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि वो जो काम करते हैं वो भी एक दूसरे से डिफरेंट होता है। मतलब लोगों के ऑक्यूपेशन भी डिफरेंट हैं। जैसे कि अगर हम सी शोर एरिया की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का ऑक्यूपेशन होता है फिशिंग, और अगर हम माउंटेनियस एरिया की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग कैटल रियरिंग करते हैं। इसके अलावा अगर हम शहरों की बात करें तो शहरों में रहने वाले जो लोग हैं ना, उनको ये नहीं पता कि उनकी जो ज़िंदगी है वो फिज़िकल सराउंडिंग्स की वजह से कितनी बदल गई है। क्योंकि देखो, शहरों में रहने वाले जो लोग हैं वो खुद वेजिटेबल या ग्रेन्स को नहीं ग्रो करते, राइट। मतलब खुद ही सब्जियां या फिर फसलें नहीं उगाते, बल्कि ये काम कहाँ किया जाता है? विलेज में किया जाता है। सो अगर हम शहरों को और गाँव को कंपेयर करें तो शहरों में इंडस्ट्रियल एरियाज़ होने की वजह से लोग जो हैं वो नेचर से दूर हो रखे हैं। वियर एज अगर गांव की बात करें तो लोग नेचर के बिल्कुल करीब हैं, लोग फार्मिंग एक्टिविटी करते हैं, तरह तरह की वेजिटेबल उगाते हैं, तरह तरह की फसलें उगाते हैं, राइट। सो हमें ये डिफरेंस भी देखने को मिलता है शहरों एंड गाँव में। तो जो शहरों के लोग हैं वो खुद वेजिटेबल एंड ग्रेन्स को नहीं उगाते, तो उनको डिपेंड रहना पड़ता है मार्केट पर। तो वो मार्केट जाते हैं, सामान खरीदते हैं, एडिबल फूड्स को खरीदते हैं। इसके अलावा जो गुड्स उन्हें चाहिए होते हैं वो सारा का सारा सामान वो मार्केट से जाकर खरीदते हैं। अब हम यहाँ पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से एक हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर की वजह से एक एरिया की डाइवर्सिटी पर इन्फ्लुएंस पड़ता है। और इसको समझने के लिए हम दो डिफरेंट पार्ट लेंगे हमारी कंट्री का, दो डिफरेंट प्लेसेस लेंगे, एक तो केरला और एक लद्दाख। अब आपने इन दोनों ही प्लेसेस को अपनी एटलस पर लोकेट करना है। एंड अब आपको ये जो नीचे लिस्ट दी गई है ये आपको राइट डाउन करनी है कि इन दोनों ही प्लेसेस पर लोग किस तरीके का खाना खाते हैं, किस तरीके के कपड़े पहनते हैं एंड किस तरीके का वर्क वो करते हैं। और जो डिफरेंसेस आएंगे ना, वो डिफरेंसेस किस वजह से आएंगे? मतलब जो केरला एंड लद्दाख में फूड, क्लोथिंग, ऑक्यूपेशन, इनका जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस किसकी वजह से होगा? वो होगा हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से। यही लिखा हुआ है ना यहाँ पर कि एक एरिया में जो डाइवर्सिटी होती है वो क्यों होती है। एक एरिया से दूसरे एरिया में इतनी डाइवर्सिटी इसलिए होती है बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर।
अब आगे ये देखो कि यहाँ पर बड़ी एक खूबसूरत सी पिक है। ये कहाँ की है? ये है लद्दाख की। और ये जो माउंटेनियस एरिया है ये काफ़ी ड्राई एंड बैरन है। ड्राई मतलब सूखा हुआ, बैरन मतलब काफ़ी बंजर टाइप का। अब यहाँ बॉक्स में जो दिया हुआ है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको करते हैं। लद्दाख एक डेजर्ट एरिया है, एक रेगिस्तानी इलाका है और ये जम्मू एंड कश्मीर के ईस्ट पार्ट पर पड़ता है, ईस्टर्न पार्ट पर पड़ता है। लद्दाख में बहुत कम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करना पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिटेड एग्रीकल्चर पॉसिबल है। इसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पर रेनफॉल नहीं होती, बारिश नहीं होती है यहाँ पर, क्योंकि लद्दाख का जो लार्ज पार्ट है ना वो काफ़ी महीनों तक स्नो से ढका हुआ रहता है, बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। ठीक है, तो रेगिस्तान में क्या है कि यहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी बहुत कम होती है, ज़्यादा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी यहाँ नहीं हो सकती। इसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पर बारिश नहीं होती है। अब बारिश क्यों नहीं होती है? क्योंकि लद्दाख का लार्ज पार्ट जो है वो ज़्यादातर महीनों के लिए बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत कम पेड़ मिलते हैं, क्योंकि पेड़ भी यहाँ पर नहीं उगाए जा सकते। एंड अब अगर पानी के इंतज़ाम की बात करें तो यहाँ पर रहने वाले लोग पानी के लिए मेल्टिंग स्नो पर डिपेंड रहते हैं। मेल्टिंग स्नो मतलब जो बर्फ़ जब गर्मियों के टाइम पर समर मंथ में यहाँ पर बर्फ़ पिघलती है तो वही इनका ड्रिंकिंग वाटर का मेजर सोर्स होता है। ठीक है, यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो अलग किस्म की शीप एंड गोट्स को पालते हैं। एक स्पेशल किस्म की गोट एंड शीप इनके पास होती है जो एक ऐसी वूल प्रोवाइड करती है जो बहुत महंगी होती है, जिस वूल को हम कहते हैं पाशमीना वूल। एंड दिस वूल इज़ प्राइज्ड, मतलब ये वूल काफ़ी महंगी, काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, इसीलिए इसके शॉल जो बनाए जाते हैं पाशमीना शॉल उसकी भी काफ़ी कीमत होती है। द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल ऑफ द गॉड्स। अब लद्दाख में रहने वाले लोग इस पाशमीना वूल को काफ़ी केयरफुली तरीके से, काफ़ी सावधानी से कलेक्ट करते हैं, क्योंकि काफ़ी महंगी होती है ये। एंड फिर इसको ये ट्रेडर्स को बेच देते हैं। और किस ट्रेडर को ये बेचते हैं? कश्मीर के ट्रेडर्स को ये बेच देते हैं। और फिर इस पाशमीना वूल से कश्मीर में पाशमीना शॉल बनाई जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि लद्दाख में रहने वाले जो लोग होते हैं ना वो कश्मीर के ट्रेडर्स को वूल बेचते हैं। और जो पाशमीना शॉल होती है वो कहाँ बनती है? वो वूवन की जाती है कश्मीर में। तो ये ज़रा आप ध्यान में रखना। लद्दाख में रहने वाले लोग मीट खाते हैं, मिल्क से बने प्रोडक्ट खाते हैं जैसे कि चीज़ एंड बटर। और लद्दाख में हर एक फैमिली के पास गोट्स होती है, काउज होती हैं एंड डजोज होती हैं, दैट मीन्स याक काउज। अब लद्दाख एक डेजर्ट एरिया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर ट्रेडर्स अट्रैक्ट नहीं होते। यहाँ पर किसी टाइम पर बहुत अच्छा ट्रेडिंग रूट था और बहुत ट्रेडर्स यहाँ आया करते थे, यहाँ से सामान लेकर जाते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे। लद्दाख जो है यहाँ का जो ट्रेड रूट है, मतलब जहाँ से व्यापार होता था, जहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, तो इसके ना बहुत सारे रास्ते थे। और ये रास्ते कहाँ जाते थे? जिसे हम आज के टाइम पर तिब्बत कहते हैं। सो लद्दाख और तिब्बत के बीच में बहुत सारे ऐसे रास्ते थे जहाँ से ट्रेडिंग होती थी। और ये ट्रेडिंग किसकी वजह से पॉसिबल होती थी? कैरावैन्स की वजह से। मतलब कैरावैन में बहुत सारे सामान को इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कराया जाता था। सो दीज कैरावैन्स कैरीड, मतलब इन कैरावैन्स में क्या क्या कैरी किया जाता था, किन किन चीज़ों का व्यापार किया जाता था? टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस, रॉ सिल्क एंड कारपेट्स। तो आपको याद रखना है कि किन किन चीज़ों का यहाँ पर ट्रेडिंग किया जाता था। टेक्सटाइल, स्पाइसेस, रॉ सिल्क एंड कारपेट्स। वैसे देखो ये जो ट्रेड रूट है यहाँ पर व्यापार पहले के टाइम पर बहुत होता था, आज के टाइम पर उतना नहीं है, क्योंकि हमारे रिलेशन चाइना के साथ आपको पता है कि कैसे हैं। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि तिब्बत में बुद्धिज़्म कैसे आया। तिब्बत में बुद्धिज़्म आया लद्दाख के रास्ते से। तो लद्दाख से
तिब्बत में बुद्धिज्म आया, इसी वजह से हम लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लद्दाख में बुद्धिस्ट तो रहते ही हैं, इसके अलावा यहाँ पर 400 साल पहले ना इस्लाम भी इंट्रोड्यूस हुआ था, तो यहाँ पर आपको काफ़ी मात्रा में मुस्लिम की पॉपुलेशन भी देखने को मिलेगी। अगर लद्दाख में हम ट्रेडिशन की बात करें तो यहाँ पर ओरल ट्रेडिशन बहुत फेमस है, मतलब सॉन्ग्स एंड पोएम्स को गाया जाता है ओरली। इसके अलावा तिब्बत का एक नेशनल एपिक है, दैट इज़ केसर सागा। तो केसर सागा का जो लोकल वर्जन है वो यहाँ लद्दाख में परफॉर्म किया जाता है और गाया भी जाता है। मतलब इसका लोकल वर्जन, केसर सागा का लोकल वर्जन यहाँ पर परफॉर्म भी किया जाता है एंड इसे गाया भी जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ा ना कि लद्दाख में ओरल ट्रेडिशन है। तो ये जो केसर सागा है इसका परफॉर्म एंड इसकी सिंगिंग किसके द्वारा की जाती है? ये की जाती है मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट दोनों के द्वारा, मतलब दोनों ही धर्म के लोग जो हैं वो इसका लोकल वर्जन का परफॉर्मेंस भी देते हैं एंड इसे गाते भी हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे केरला की। केरला एक स्टेट है जो हमारे भारत के साउथ वेस्ट कॉर्नर में स्टैब्लिश है एंड केरला के एक तरफ हमें क्या देखने को मिलता है? समुद्र, एंड दूसरी तरफ क्या देखने को मिलता है? हिल्स। तो दैट मीन्स कि केरला एक तरफ तो सी एंड दूसरी तरफ हिल्स से सराउंडेड है। अब देखो, हिल से सराउंडेड होने की वजह से यहाँ पर हिल्स एरिया में काफ़ी सारे स्पाइसेस ग्रो किए जाते हैं और ये स्पाइसेस अबंडेंट मात्रा में यहाँ पर इनका प्रोडक्शन होता है, जैसे कि पेपर, क्लोव्स एंड कार्डेमम्स। सो ये 3 स्पाइसेस जो हैं वो यहाँ पर हिल्स में उगाई जाती हैं। सो इट इज़ स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर द ट्रेडर्स। अब इन मसालों की वजह से, क्योंकि यहाँ पर अबंडेंट मात्रा में इन मसालों का प्रोडक्शन होता है, तो इसी वजह से बहुत सारे ट्रेडर्स केरला की तरफ अट्रैक्ट हुए और यहाँ से मसालों को खरीदकर उन्होंने देश के अलग अलग कोनों में बेचा। जूइश एंड अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम हेयर। ऐसा कहा जाता है कि जूइश एंड जो अरब ट्रेडर्स हैं वो पहले केरला ही आए थे। तो अब आप सोचिए कि केरल कितना इम्पोर्टेंट प्लेस था कि फर्स्ट ट्रेडर जो थे जूइश एंड अरब वो पहले केरल ही आए थे। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है जो अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट, जिनका नाम है, जिन्हें हम सेंट थॉमस के नाम से भी जानते हैं, ऐसा कहा जाता है कि वो यहाँ पर केरल में 2000 साल पहले आए थे एंड उन्हीं की वजह से हमारी इंडिया में क्रिश्चियनिटी प्रैक्टिस की जाने लगी थी। अब इनके अलावा बहुत सारे ऐसे अरब ट्रेडर्स थे जो केरल आए और यहीं आकर सेटल डाउन हो गए। अब लगभग 700 साल पहले की बात करें तो जो इब्न बतूता थे वो यहाँ पर ट्रैवल करने आए थे और इब्न बतूता ना एक ट्रैवलोग लिखते थे। ट्रैवलोग का मतलब ये जहाँ जहाँ जाते थे उसमें अपने ट्रैवलिंग एक्सपीरियंसेस लिखते थे। सो इब्न बतूता जब यहाँ आए तो इन्होंने अपने ट्रैवलोग में बताया कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है केरला में वो एक रिस्पेक्टेड कम्युनिटी थी, इन लोगों की काफ़ी इज्जत की जाती थी। इसके अलावा वास्को डी गामा यहाँ पर शिप के थ्रू आए थे एंड जैसे ये शिप के थ्रू आए इसके बाद एक रास्ता पोर्टुगीज़ को मिल गया, तो पोर्टुगीज़ ने भी एक समुद्री रास्ता ढूंढ डाला यूरोप से इंडिया आने का। और इसके बाद आपको पता है कि किस तरीके से यूरोप पावर्स हमारे यहाँ पर एंटर हुई थी। अब इतनी ट्रेडिंग होने की वजह से या लोगों की इतनी ट्रैवलिंग होने की वजह से यहाँ पर बहुत धर्म के लोग रहने लगे थे। जैसे कि यहाँ पर हमें केरला में जुदाइज्म भी देखने को मिलता है एंड इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म, इन सभी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो करने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि केरला में काफ़ी रिलीजियस प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं। तो यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस देयर इज़ अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी। अगर हम फिशिंग नेट्स की बात करें, जो फिशिंग नेट्स यहाँ पर यूज़ की जाती है ना वो एग्जैक्टली चाइनीज़ फिशिंग नेट्स की तरह दिखती हैं। और केरल में
जो फिशिंग नेट चाइनीज़ फिशिंग नेट की तरह दिखती है उन्हें क्या कहा जाता है? चीना वाला। इवन जो यहाँ पर यूटेंसिल यूज़ किए जाते हैं ना फ्राई करने के लिए, उन्हें कहा जाता है चीना चट्टी। सो हम इन वर्ड्स को सुनते हैं तो हम ये चीज़ तो विश्वास कर सकते हैं कि जो ये वर्ड है चीन, ये कहीं ना कहीं आया है चाइना से। And the fertile land and climate are suited to grow rice, and majority of the people here eat rice, fish and vegetables. And यहाँ पर जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी काफ़ी अच्छी है, तो इसी वजह से फर्टाइल लैंड होने की वजह से यहाँ पर राइस अच्छे तरीके से ग्रो होती है। यहाँ का क्लाइमेट भी सूटेबल है राइस के कल्टीवेशन के लिए, और लोग यहाँ पर ज़्यादातर राइस, फिश एंड वेजिटेबल खाते हैं। अब इसके आगे देखते हैं कि ओके, ये जो पिक्चर है इसमें देखिए, ये एक बोट रेस है, और बोट रेस ना ये ओनम फेस्टिवल का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। ओनम फेस्टिवल केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम केरला एंड लद्दाख इन दोनों ही प्लेसेस के जोग्राफिकल फीचर्स की बात करें तो जोग्राफिकल फीचर्स इनके बिल्कुल डिफरेंट हैं। जैसे कि एक कोस्टल एरिया है और एक माउंटेनियस एरिया है। लेकिन अगर हम दोनों ही प्लेसेस की हिस्ट्री जानें और हिस्ट्री पर अगर हम इनके कल्चरल इन्फ्लुएंसेस को जानें तो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस बिल्कुल सेम हैं। जैसे कि देखो, दोनों ही एरियाज़ में ट्रेडर्स अट्रैक्ट हुए, दोनों ही एरियाज़ में चाइनीज़ एंड अरब ट्रेडर्स आए और इनका इन्फ्लुएंस इन दोनों एरियाज़ में देखने को मिला। अब रीज़न क्या था इन ट्रेडर्स का आने का? तो केरला का जोग्राफिकल एरिया ऐसा था या जोग्राफिकल लोकेशन ऐसी थी कि यहाँ पर स्पाइसेस की कल्टीवेशन अच्छी होती थी, जिसकी वजह से काफ़ी ट्रेडर्स केरला की तरफ अट्रैक्ट हुए। इसके अलावा अगर हम लद्दाख के जोग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो यहाँ पर पाशमीना वूल मिलती है, और इस वूल की वजह से काफ़ी ट्रेडर्स यहाँ पर अट्रैक्ट हुए। ठीक है, तो अगर हम कल्चरल लाइफ को देखें तो कल्चरल लाइफ का हर एक रीजन की, मतलब हर एक प्लेसेस की कल्चरल लाइफ का उसके हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी से काफ़ी गहरा रिश्ता होता है। अब यहाँ पर इस डाइवर्स कल्चर का इन्फ्लुएंस बताया है कि लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह काम की तलाश में घूमते रहते हैं, नई जगह पर जाकर सेटल डाउन हो जाते हैं। तो जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वो अपना कल्चरल ट्रेडिशन भी साथ में लेकर जाते हैं, और जब लोग दूसरे प्लेसेस पर जाकर सेटल हो जाते हैं तो वहाँ पर उनको जाकर उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट करना पड़ता है, कल्चर को अडेप्ट करना पड़ता है। जैसे कि देखो, हमारे नेबरहुड में अगर हम देखें तो अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं जो हमारे बिल्कुल करीब हैं, एंड डेली बेसिस पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम उनके साथ मिलजुल कर काम करते हैं, उनसे स्टोरीज सुनते हैं, उनकी लाइफ के बारे में जानते हैं, उनके कस्टम, उनके ट्रेडिशंस के बारे में जानते हैं, राइट। तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया में जो ये डाइवर्सिटी है, ये डाइवर्सिटी कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ का सोर्स है। तो स्ट्रेंथ का सोर्स कैसे है, यहाँ पर बताया हुआ है कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया पर रूल करने आए थे तो उस टाइम पर बहुत सारे लोग आगे आए और उन्होंने मिलकर ब्रिटिशर्स को अपोज किया। और ये जो हज़ारों लाखों की संख्या में लोग आगे आए और इन्होंने ब्रिटिशर्स को अपोज किया, ये सभी लोग अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से थे, अलग अलग रिलीजियस बैकग्राउंड से थे, एंड अलग अलग रीजनल बैकग्राउंड से थे। लेकिन फिर भी इन लोगों ने फ्रीडम मूवमेंट में हिस्सा लिया, हज़ारों की संख्या में लोगों ने इस मूवमेंट में हिस्सा लिया, और ये जो लोग थे ये सभी अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, बट स्टिल इन्होंने यहाँ पर यूनिटी दिखाई। ये एकजुट होकर काम कर रहे थे, एकजुट होकर सारे फैसले ले रहे थे, और ये एक साथ जेल भी गए थे, और इन्होंने बहुत सारे तरीक़ों से ब्रिटिशर्स को अपोज किया था। सो यहाँ पर आप एक डाइवर्सिटी में यूनिटी देख सकते हो। अब ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा, उन्होंने यहाँ पर लोगों को डिवाइड करने की कोशिश की। अब उन्होंने डिवाइड रूल पॉलिसी क्यों अपनाने की कोशिश की ब्रिटिशर्स ने? देखो, इसके पीछे रीज़न भी है। हमारा देश ना 4 वर्ण सिस्टम में बटा हुआ था, मतलब 4 कास्ट थी।
तो इन कास्ट में मतलब वर्ण सिस्टम में बटा हुआ था। तो ब्रिटिशर्स को जब ये बात पता चली तो उनको लगा कि क्यों ना लोगों के बीच में फूट डाली जाए, और ऐसे अगर हम फूट डालेंगे तो हम इन पर रूल भी करते रहेंगे। लेकिन लोगों ने ब्रिटिशर्स को ये दिखा दिया था कि हम भले ही एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन जब आप लोगों की बात आएगी तो हम सब एकदम यूनाइटेड होकर आप लोगों के अगेंस्ट लड़ेंगे। तो इसीलिए लोगों ने यहाँ पर यूनाइटेड होकर, एकजुट होकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई की थी। तो यहाँ पर लोग ना अपने कास्ट, अपने रिलीजन, अपने कल्चरल बैकग्राउंड को भूल गए थे और एकजुट होकर सामने आए। यहाँ पर हम एक जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स देखते हैं। देखो, जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स हुआ था अमृतसर में। पहले तो एक रीज़न जानते हैं कि जलियांवाला बाग में लोग क्यों आए थे। देखो, यहाँ पर ना बहुत सारे लोग थे, जिसमें मैन, विमेन, हिंदूज़, सिख्स, मुस्लिम एंड अमीर, गरीब, सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। और ये लोग क्यों इकट्ठे हुए थे? ये सभी लोग ना ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन जब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, तो इनके पास कोई आर्म थी, मतलब ये सभी लोग अनआर्म्ड थे, इनके पास कोई वेपन नहीं थे, और ये लोग पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे वो तो यहाँ पर डिक्टेटरशिप कर रहे थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, जैसे ही उनको पता चला कि जलियांवाला बाग में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर ओपन फायर करा दी। तो यहाँ पर जब ब्रिटिशर्स ने ओपन फायर कराई तो काफ़ी लोग यहाँ पर मारे गए, और बहुत सारे लोग जो थे वो वूंड हो गए थे, मतलब वो घायल हो गए थे। और ये ओपन फायर कराई थी एक ब्रिटिश जनरल ने। तो यहाँ पर आप याद रखना कि जलियांवाला बाग मैसेकर में हज़ारों की संख्या में लोग मारे गए थे, वुंडेड हुए थे। उसके पीछे रीज़न ये था कि जो ब्रिटिश जनरल था उसने अपनी आर्मी को यहाँ पर ओपन फायर करने का ऑर्डर दे दिया था, जिसकी वजह से लोग मारे गए थे। एंड जो लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे वो अनआर्म्ड थे, उनके पास किसी भी तरीके का कोई वेपन नहीं था, सभी लोग पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि ब्रिटिश जनरल ने ओपन फायर का ऑर्डर क्यों दिया? क्योंकि ये यहाँ ये दिखाना चाहते थे कि जो भी हमारे अगेंस्ट बोलेगा उसको हम इसी तरीके से मार देंगे। तो लोगों का मुंह बंद करने के लिए इन्होंने ऐसा किया था। अब जो लोग इस जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स में मारे गए, उन लोगों के ऑनर में या उनकी याद में एक सॉन्ग कंपोज किया गया और एक सॉन्ग गाया गया। तो यहाँ पर ये जो सॉन्ग है ये उन्हीं ब्रेव पीपल की याद में गाया गया, लिखा गया, कंपोज किया गया। हमारे देश में काफ़ी सारे सॉन्ग्स एंड सिंबल्स एमर्ज हुए थे फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर। और ये जो सॉन्ग्स एंड सिंबल्स हैं ये कहीं ना कहीं हमें रिमाइंड कराते हैं हमारे देश के रिच ट्रेडिशन को। एंड ये कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्ट है फॉर द डाइवर्सिटी इन आवर कंट्री। क्या आपको इंडियन फ्लैग की स्टोरी पता है? एक्चुअली में जो ये इंडियन फ्लैग है इसे एज अ सिंबल यूज़ किया जाता था जब भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना हो। तो जब भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया जाता था तो हर जगह इस झंडे को लहराया जाता था। जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बुक लिखी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और इसमें ये कहते हैं इंडियन यूनिटी इज़ नॉट समथिंग इम्पोज्ड, कि हमारे देश में जो ये यूनिटी है ये कहीं बाहर से इम्पोज नहीं हुई है, बल्कि ये लोगों के दिल से आई है। फिर आगे ये एक और कोट लिखते हैं, इट वॉज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड द वाइल्डेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ कस्टम वॉज प्रैक्टिस्ड एंड एवरी वेराइटी एक्नॉलेज्ड एंड इवन एनकरेज्ड। तो यहाँ पर जो नेहरू जी हैं वो ये कहना चाहते हैं कि अगर ध्यान से सोचें तो सबको एक चीज़ समझ में आएगी कि इंडिया में यूनिटी ही नहीं बल्कि एक टॉलरेंस भी देखने को मिलता है दूसरों के बिलीफ एंड दूसरों के कस्टम की तरफ। मतलब लोगों ने जो है एकजुटता तो दिखाई है एक दूसरे के साथ, लोगों ने यूनिटी तो दिखाई है, बट इसके साथ साथ लोगों ने अदर लोगों के कस्टम, अदर लोगों के बिलीफ को भी एक्सेप्ट किया है।
इट वॉज नेहरू, ये नेहरू ही थे जिन्होंने इस फ्रेज को कॉइन किया था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये फ्रेज किसने कॉइन किया था? नेहरू जी ने। अब यहाँ पर हम बात करते हैं नेशनल एंथम की। तो इंडिया का जो नेशनल एंथम है वो किसने कंपोज किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो ये नेशनल एंथम कंपोज किया था, ये भी एक अनदर एग्जाम्पल है हमारे देश की यूनिटी का। ठीक है। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है, इन व्हाट वे डज द नेशनल एंथम डिस्क्राइब दिस यूनिटी। अब आपको बताना है कि नेशनल एंथम में किस तरीके से यूनिटी को डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें काफ़ी सारी स्टेट्स के नाम मिलते हैं। ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना कि जो ये नेशनल एंथम था ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कंपोज किया था और इसकी रचना की गई थी 1911 में, और पहली बार इसे 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। लेकिन कहाँ गाया था, वेयर, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। आज हमारा ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है, आज हमारे ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। कल हम मिलेंगे सेकंड चैप्टर पर। आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताइएगा। दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मेरे साथ टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। इन दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फर्स्ट कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ स्क्रीन पर भी आप दोनों के यूज़र नेम देख सकते हैं।